चलिए हम लोग आज देखते हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा है। मैं हूं सुचित सर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 खत्म हो चुका है। पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये बिल्कुल उस गैल्वेनिक सेल से काफ़ी डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि आप वहाँ पर करंट प्रोड्यूस करते हैं, करंट वहाँ पर जनरेट करते हैं। केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी लिबरेट होता है और उस केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको करंट देना पड़ता है। यहाँ पहले से देखिए गैल्वेनिक सेल लगा हुआ है और इस गैल्वेनिक सेल को देकर हमको काम करवाना है। यानी वहाँ करंट पैदा होता था, यहाँ करंट देकर वहाँ रिएक्शन होता था, अपने आप रिएक्शन होता था। जो रिएक्शन अपने आप होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पर जो रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, जिसको हमको बाहर से करंट देकर करवाना पड़ता है, जबरदस्ती बाहर से एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू करवाना पड़ता है, उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है। वहां पर हम शब्द इस्तेमाल करते थे लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। यहां पर इस्तेमाल करेंगे लोप, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में वहां भी ऑक्सीडेशन होता था, यहां भी ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट साइड में वहां भी एनोड होता था, यहां भी एनोड होगा, बट वो एनोड नेगेटिव होता था और ये एनोड यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। वहां पे लोन और यहाँ पे लोप। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्या होने का? डिकम्पोजिशन करने का। डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ने की एक प्रक्रिया है। किसको तोड़ना है भाई? तो इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना है, एक्वस सॉल्यूशन को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके, उसमें एनर्जी दे करके, इन फॉर्म ऑफ करंट। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप करंट सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट सप्लाई करते ही वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने की क्या जरूरत है, आगे बताते हैं। फिलहाल दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? जिस कंटेनर में, जिस अपरेटस में, जिस डिवाइस में आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इस प्रक्रिया को करवाने के लिए जिस बर्तन का आप इस्तेमाल करते हैं, उस बर्तन को ही, उस अपरेटस को ही, उस कंटेनर को ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इट इज अपरेटस। अपरेटस का मतलब होता है पात्र, कंटेनर, बर्तन, ये डिवाइस कह लीजिए। द apparatus used to bring about electrolysis is called electrolytic cell। जिस apparatus में, जिस डिवाइस में, जिस सेल में आप इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया करवाते हैं, उस पात्र को ही, उस apparatus को ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है, ठीक है। अब आता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता कैसे है। तो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? ग्लास का, कांच का एक वेसल लेना है, कांच का एक बर्तन लेना है, टब जैसा है ना, कंटेनर लेना है, और इसमें आपको क्या डाल देना है? इलेक्ट्रोलाइट डाल देना है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन, यानी एसिड प्लस पानी मिला दीजिए, बेस को पानी मिला दीजिए, सॉल्ट को पानी मिला दीजिए, तो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। इलेक्ट्रोलाइट एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जो अपने से होकर करंट को फ्लो करता है या होने देता है, यानी इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस स्टेट, मोल्टेन स्टेट। ये दोनों आप देख रहे हैं जो रॉड है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं इनको? इलेक्ट्रोड्स। और इन दोनों को हमने यहाँ पर एक सेल से कनेक्ट किया है, एक बैटरी से कनेक्ट किया है। यहाँ पर ये सेल है, बैटरी नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, बट यहाँ पर एक सेल आपको दिख रहा होगा। जो सेल का जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। सेल का जो छोटा टर्मिनल होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो छोटा टर्मिनल होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है, जो बड़ा होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाला इलेक्ट्रोड जुड़ा है, जाहिर सी बात है पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रोड बैटरी के या सेल के नेगेटिवली चार्ज प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला इलेक्ट्रोड भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये डायग्राम सही तरीके से बनने के लिए आपको कोड याद रखना है। लोप, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और P फॉर पॉजिटिव। एनोड यहाँ पर पॉजिटिव होगा, वहां पर एनोड गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव हुआ करता था, वहां पर करंट निकलता था,
यहाँ पर करंट दे रहे हैं, मतलब वहां पर मोबाइल डिस्चार्ज होता था, यहाँ पर मोबाइल को आप चार्ज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो मोबाइल जब चार्ज होगा तो उसका एनोड कैथोड बदल जाएगा, और जब डिस्चार्ज होगा तो उसका एनोड कैथोड का साइन बदल जाएगा। जब चार्ज हो रहा होगा तो एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो एनोड नेगेटिव हो जाएगा। बैटरी में लगातार प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कंटेनर में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, सपोज दैट आपने ले लिया कॉपर सल्फेट ले लिया, या मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया। चलो मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, तो जैसे ही आप इस सेल से कनेक्ट करेंगे करंट फ्लो करने लगेगा। सर्किट क्लोज है ना, ओपन सर्किट पे तो करंट फ्लो नहीं करता है, सर्किट क्लोज है। ये इलेक्ट्रोड है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये वायर है, ये भी इलेक्ट्रोड है, और बीच में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस प्रकार यहाँ पे सर्किट क्या है? क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी यहाँ करंट फ्लो होगा। जैसे ही सेल से करंट फ्लो होगा, देखिए ये नेगेटिवली टर्मिनल है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो इधर से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या निकलता है? करंट निकलता है। तो यहाँ से निकल रहा है करंट, इधर से करंट, इधर से इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगातार निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है? तो इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा। कैसे आएगा देखिए। अब हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म, आखिर ये सेल काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे ही आप करंट सप्लाई करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट टूट जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है, इसमें आप करंट सप्लाई करेंगे, तो करंट सप्लाई करते ही ये कॉपर सल्फेट Cu2+ एंड SO4 दो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी एनायन और कैटायन में ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही आप आई दे रहे हैं इस कॉपर सल्फेट में, जैसे ही आप करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो करंट सप्लाई करते ही ये कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा, डिसोसिएट इनटू आयंस हो जाएगा, और इस प्रकार वो एनायंस और कैटायंस का निर्माण करेगा। अब जो एनायंस होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, कॉपर सल्फेट का जो पॉजिटिव चार्ज यानी कॉपर वाला जो पार्ट होगा, वो किधर जाएगा? ऑपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा जाहिर सी बात है कि नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो मान लीजिए जो पॉजिटिव है कॉपर सल्फेट, वो किधर जाएगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। यानी Cu2+ जो होगा, Cu2+, सारा पॉजिटिव पार्ट इधर आ जाएगा, और कॉपर सल्फेट के टूटने से जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो इधर आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। तो SO4 सारा नेगेटिव पार्ट इधर आ जाएगा और सारा पॉजिटिव पार्ट इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे ही ये Cu2+ इधर आएगा, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे लगातार इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। अब इधर से जा रहा है Cu2+ और ऊपर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो Cu2+ को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये Cu2+ क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू Cu का निर्माण करेगा। और इस प्रकार जो कॉपर आयन है वो बैटरी से, सेल से निकल के आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके ये क्या बन जाएगा? कॉपर। अब चूंकि ये कॉपर आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। यानी कैथोड में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कैथोड में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। देखिए ना, एनोड में जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कैथोड में तो रिडक्शन ही होगा ना। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो समझ में आ, इस प्रकार ये कॉपर जो बना, ये कॉपर क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी के ऊपर धीरे 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 एक लेयर, एक पतली परत बनाता चला जाएगा, बराबर यूनिफॉर्म स्पीड। धीरे कि यहाँ मोटा हो जाएगा, यहाँ पतला, एकदम बराबर कॉपर का एक परत चढ़ जाएगा। यानी इस इलेक्ट्रोड, जो भी मेटल का ये होगा, ये किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड है, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर जो कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट है ये उसके ऊपर एक परत चढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर आप दोनों सेम रख सकते हैं। वहां पर 2 अलग अलग कंटेनर होता था गैल्वेनिक सेल में, बट यहाँ एक ही कंटेनर है। वहां पर दोनों जिंक को जिंक सल्फेट में डुबोते थे, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबोते थे। यहाँ पर दोनों जिंक ले लीजिए, दोनों कॉपर ले लीजिए, दोनों लोहा ले लीजिए, दोनों एल्यूमिनियम, जो मर्जी सो ले लीजिए, कोई भी मेटल बस ले लीजिए, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, बट एक ही इलेक्ट्रोलाइट लेना है, ठीक है। तो यहाँ का जो कॉपर होगा इस प्रकार, मान लीजिए अगर ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके ऊपर धीरे 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 करके कॉपर इसके ऊपर चढ़ जाएगा और इसके ऊपर एक लेयर बना देगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लांटिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लांटिंग कहते हैं। यानी अगर जिस मेटल के ऊपर हमको दूसरे मेटल का परत चढ़ाना है,
जैसे मान लिया हमको कि लोहा है, लोहा में हमको जंग लगने से बचाना है, तो लोहा में जंग लगने से बचाने से पानी जहाज है, तो पानी जहाज का जो बॉडी होता है वो तो समुद्र की जो पानी होती है वो काफी खारा होता है, तो अगर वहां पर हम लोहा का बॉडी बनाकर पानी जहाज अगर हम लेके जाएंगे तो समुद्र के खारा पानी के संपर्क में आने से तुरंत जंग लग जाएगा। वहां पे कितना भी एशियन पेंट कर लीजिए या नैरोले कोई भी पेंट मार दीजिए, वो टिकने वाला ज्यादा देर नहीं है, 2 से 3 घंटे में उसको जंग लगा देगा, इतना खारा होता है वो। तो अल्टीमेटली हमको जब पानी जहाज का जो बॉडी होता है उसके ऊपर अगर हम किसी दूसरे मेटल का परत नहीं चढ़ाएंगे, उसको जब तक हम स्टेनलेस स्टील नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं करेगा। तो हम लोग आयरन के ऊपर क्या करते हैं, जिर्कोनियम का, है ना, जिंक का, कॉपर का, इन सब चीजों का हम क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं। तो मान लीजिए कि ये पानी जहाज का एक पानी जहाज जो बहुत बड़ा होता है लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों के जोड़ने से बनता है बड़ा सा पानी जहाज। तो जिस छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या बना देंगे, कैथोड के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, और कैथोड कर देंगे और करंट जैसे सप्लाई करेंगे। मान लीजिए वो कॉपर का परत चढ़ाना है, तो ध्यान रहे जिसपे हमको परत चढ़ाना है उसको हम कैथोड बनाकर रखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जिसका इलेक्ट्रोप्लांटिंग करता है कि ये करना होता है उसको हम एनोड रखते हैं या कैथोड रखते हैं, तो कैथोड रखते हैं, क्योंकि कैथोड के ऊपर मेटल चढ़ता है, डिपॉजिट होता है ना। तो जिस पे तो पानी जहाज का जो टुकड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालते जाएंगे और धीरे धीरे इसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ जाएगा और इस प्रकार ये स्टेनलेस बन जाएगा, कोरोजन फ्री बन जाएगा, और फिर इन सभी को जोड़ जोड़ करके पानी जहाज का बड़ा सा बॉडी बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हमने लिखा है, इसका यूज ही पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो ये हो गया आपका इधर। अब इधर का तो काम समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो SO4 जो इकट्ठा हो रहा है इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। अब ये इसके पास पॉजिटिव यहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इधर आकर के SO4 यानी इसके ऊपर क्या होगा, SO4 इस पॉजिटिव को लेकर के यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, SO4 है, इसके पास माइनस चार्ज है, तो क्या करेगा, प्लस चार्ज जो इसके पास है उसको ग्रहण करके और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये SO4 इधर आकर के इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, ये जो पोर्शन है ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का यही पोर्शन है। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अब अगर आप करंट नहीं देते तो ये टूटता नहीं, और टूटता नहीं तो इसके ऊपर चढ़ता नहीं, और जब चढ़ता नहीं तो इसके ऊपर मेटल का लेयर कैसे चढ़ता। तो किसी मेटल का लेयर चढ़ाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लांटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लांटिंग अगर करना हो, किसी मेटल के ऊपर दूसरा मेटल का एक परत चढ़ाना हो ताकि उसके ऊपर जंग न लगे, तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रोप्लांटिंग करना होता है। और इलेक्ट्रोप्लांटिंग करने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ता है, और उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी मत सोचना कि उतना बड़ा बड़ा पानी जहाज का बॉडी को छोटा सा कंटेनर में कैसे डालेंगे सर, तुम ज्यादा सोचने लगा। उसके हिसाब से कंटेनर बनता है बड़ा, तो छोटा सा एक आपको बेसिक प्रिंसिपल समझा रहे हैं। उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर्स होते हैं, उसमें बड़े बड़े टब होते हैं और उसमें डाला जाता है और हाई अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई किया जाता है। जब लार्ज स्केल में कोई काम करना है तो कंटेनर भी तो लार्ज होगा। एक आदमी का खाना बनाना, 10,000 आदमी का खाना बनाना है तो दोनों का कंटेनर सेम रहेगा, दोनों के लिए कुकर का साइज सेम रहेगा, दोनों के लिए टब का साइज सेम रहेगा। बड़ा बर्तन चाहिए ना, ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाना है तो बड़ा गैस सिलेंडर चाहिए। छोटा गैस सिलेंडर जिसमें हम लोग घर में खाना बनाते हैं उससे बड़ा 10,000 आदमी खाना बना पाएंगे, हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो वो लार्ज स्केल पे होता है तो कंटेनर का साइज भी बड़ा हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का साइज वहां पर काफी बड़ा हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा इसका क्या यूज है। एक इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया समझ में आ गया कैसे होता है। ये लगातार कॉपर सल्फेट टूटता जाएगा और इससे कॉपर निकल कर मेटल का पार्ट निकल कर कैटायन इधर कैथोड की तरफ भागेगा, है ना, और जो एनायन होगा वो एनोड की तरफ भाग के चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और इस प्रकार एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट लगातार चूंकि टूट रहा है तो समय के साथ इस इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसके बाद ये सेल काम करना बंद कर देगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे काम कितना तेजी से होगा ये किस बात पर निर्भर करेगा। ये तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कितना है। सबसे बड़ी बात जिस पे डिपेंड करेगा वो ये डिपेंड करेगा, यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा और अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है? मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो किस रेट से होगा, ये किस बात पे निर्भर करेगा, तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, यानी कहने का मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, इलेक्ट्रोलाइसिस कितना तेजी से होगा
ये किन चीजों पर निर्भर करता है? तो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, नेचर का मतलब क्या है अभी समझाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट से इसका मतलब है। और दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ करंट कितना सप्लाई कर रहे हैं, जितना ज्यादा करंट सप्लाई करेंगे उतना जल्दी जल्दी क्या होगा, मेटल डिपॉजिट होगा। तो अमाउंट, जितना ज्यादा पावर का बैटरी लगाएंगे, जितना ज्यादा पावर का सेल लगाएंगे, जितना ज्यादा वोल्टेज का सेल लगाएंगे उतना जल्दी जल्दी होगा। यानी जितना ज्यादा करंट देंगे उतना जल्दी जल्दी टूटेगा, और उतना जल्दी जल्दी टूटकर उसका जो पॉजिटिव पार्ट है नेगेटिव की तरफ दौड़ेगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा। तो दो बातों पर निर्भर किया इलेक्ट्रोलाइसिस का, रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसका दूसरा यूज क्या है? तो मान लीजिए इसका यूजेस में पहला, दूसरा यूज तो हमने बता दिया कि इलेक्ट्रोप्लांटिंग यूज है। पहला क्या है, अगर आपके पास, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं उन सारे मेटल्स एक्चुअल में प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते हैं, वो नेटिव ओर में नहीं पाए जाते हैं, वो किसी न किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में होते हैं, और जिनको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम अगर आपको प्राप्त करना है तो आप प्रकृति में डायरेक्ट आपको एल्यूमिनियम नहीं मिलता है, आपको अगर एल्यूमिनियम चाहिए तो आपको बॉक्साइट ढूंढना पड़ेगा। बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। यानी एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो ऑक्साइड्स के फॉर्म में प्रकृति में प्रेजेंट होता है। अगर आपको एल्यूमिनियम चाहिए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को अलग करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को, ऑक्साइड्स को अलग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, इसी को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। तो कहने का मतलब किसी ओर से, किसी अयस्क से धातु का जो निष्कासन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मेटलर्जी करना यानी किसी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड है, तो इस तरह के ऑक्साइड से अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, निष्कासित करना होता है, तो उसके लिए भी हम यही प्रक्रिया अपनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट था, मान लीजिए प्रकृति में आपको कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर कैसे निकाले, देखिए अभी आप, कॉपर सल्फेट, सल्फेट अलग हो गया, कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। और इस प्रकार बाद में इस कॉपर को छान करके अलग निकाल देंगे, कांच करके हटा देंगे इसको, और इस प्रकार क्या होगा, हमको कंटेनर में प्योर कॉपर मिलेगा। और इस प्रकार हम कॉपर सल्फेट से कॉपर यानी प्योर मेटल को हमने अलग कर लिया, और इंप्योरिटीज जो था, जो हमारे काम का नहीं था, जो अवांछनीय था, जो अनडिजायरेबल था, उसको हमने अलग कर दिया, और जो काम का चीज था उसको हमने अलग कर लिया। यानी कि ओर से, अयस्क से धातु का निष्कासन करने के लिए भी हम इस मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। ये काफी सुगम और काफी सस्ता होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस का दो यूज हमने पढ़ाया, एक तो ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रोप्लांटिंग करने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हैं, बट दैट इज जनरली इसको इलेक्ट्रोप्लांटिंग कहते हैं। यानी किसी भी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का एक परत चढ़ाना हो, इसको ये नहीं कि हम पेंट लेके, ब्रश लेके मेटल को घोल के लोहा लाल करके एकदम रंगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल का जब लेयर चढ़ाना होता है तो आपके पास एक ही विकल्प है, इलेक्ट्रोप्लांटिंग। वहां इंसान ब्रश और कुची लेकर के और डब्बा में पेंट, हाथ में लोहा को लेकर के नहीं जाएगा और पेंट करेगा उसके ऊपर। बात समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस को बेहतर तरीके से समझने के लिए फैराडेज ने अपने कुछ लॉ दिए हैं। फैराडे एक साइंटिस्ट है, माइकल फैराडे, फिजिक्स में भी आते हैं। उन्होंने कुछ नियम दिए हैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, और जो हमने अभी दो बात बताया ना, इन्हीं दो बातों पर उन्होंने दो नियम दिया है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। दूसरा, अमाउंट ऑफ करंट। अगर करंट का अमाउंट ज्यादा देंगे तो जल्दी जल्दी होगा, मेटल डिपॉजिट जल्दी जल्दी टूटेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। चलिए, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हैं, फिर वहां से न्यूमेरिकल करेंगे बारी बारी से। फैराडेज के दो लॉ हैं, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज का फर्स्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। फैराडेज का बहुत सारा सिद्धांत है, लेकिन आप लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट लॉ लिख रहे हैं आप, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये यहाँ बोर्ड शाइन कर रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, फैराडेज का पहला नियम क्या कहता है, बिल्कुल आम भाषा में समझिए। कहता है कि जितना आप शरबत अगर बना रहे हैं तो जितना गुड़ डालिएगा शरबत उतना ही मीठा लगेगा। यानी कि जैसा पैसा लगाइएगा आपको सामान वैसा ही मिलेगा। ये तो हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, LKG से, जब हम लोग कपड़ा भी नहीं पहनते थे, पैंट शर्ट भी नहीं पहनते थे, तब से जानते हैं। साला
जितना पैसा लगाएंगे उतना ही सामान मिलेगा, जितना नमक डालेंगे उतना ही शरबत खारा बनेगा, जितना चीनी डालेंगे शरबत उतना ही मीठा बनेगा, जितना गुड़ डालेंगे शरबत उतना ही मीठा बनेगा। बिल्कुल वही नियम, बस इसी को केमिस्ट्री में अंग्रेजी में बोल दिया। क्या बोलता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, देखिए, अमाउंट ऑफ मेटल, या कह लीजिए मास, कह लीजिए अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड समय अभी तो आपको डायग्राम याद है, अभी तुरंत बताए थे कि इधर इधर कैथोड होता है, कैथोड के ऊपर क्या जमा हो रहा था, कॉपर जमा हो रहा था। तो कॉपर किसी कैथोड पर कितना डिपॉजिट होगा, ये किस बात पे निर्भर करेगा, करंट सप्लाइड टू इट। करंट कह लीजिए या कह लीजिए चार्ज, करंट या चार्ज सप्लाइड टू इट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा करंट सप्लाई करेंगे। मास को हम लिखते हैं m, m का मतलब क्या है, मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या चार्ज लिख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये हो गया, अब यहाँ से m इज इक्वल टू, जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा और लिखेंगे z इंटू क्यू, जहां पर z क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, z क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका एक स्पेशल नाम है और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको डिफाइन करने के लिए बोलेगा, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, Z क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, M क्या है, मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड। जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा करंट सप्लाई करेंगे, एक्चुअली क्या होता है, Q और I रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यही होता है। Q और I में क्या रिलेशन है, Q इक्वल टू IT। थोड़ी देर T का वैल्यू 1 पुट कर दे तो Q का वैल्यू I के बराबर नहीं हो जाएगा, तो Q लिखे चाहे I लिखे बात बराबर है। M इज इक्वल टू Z इंटू Q, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान ली एग्जाम में आया कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एग्जाम में क्या पूछ दिया, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल पूछ लिया, पूछना ही पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन। और इसमें बच्चे रटते रहते हैं बैठ करके और बोलते हैं सब हमको समझ में आ रहा है सर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन जो है उसी को मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो भूलने की जरूरत क्या है, ये तो आपको याद रहेगा स्टेटमेंट। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू m बाई क्यू लिख सकते हैं क्या, यहां से m इज इक्वल टू z इंटू क्यू है, यहां से हम z इक्वल टू m बाई क्यू लिख सकते हैं क्या। अब अगर q का वैल्यू 1 कूलम कर दें, q का वैल्यू क्या कर दें, 1 कूलम कर दें, 1 कूलम कर दें, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, z का वैल्यू 1 कूलम हो जाएगा। और q इक्वल टू क्या होता है, it होता है। यानी कहने का मतलब अगर हम I का वैल्यू मान लीजिए 1 एम्पियर ले लिए और I का वैल्यू क्या ले लिया हम, 1 एम्पियर, टाइम का वैल्यू क्या ले लिए, 1 सेकंड। अब ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, Q का वैल्यू 1 कब होगा, चार्ज 1 कूलम कब होगा, जब आप 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड तक सप्लाई करेंगे। तो आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये क्या आपके पास कैथोड है, ये क्या आपके पास एनोड है, लेफ्ट एक्सीलरेशन एनोड पॉजिटिव, ये एनोड है पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव है। तो कहने का मतलब यहां से क्या होगा, प्लस प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस माइनस वाला इधर आएगा, यही ना है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक सप्लाई करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सप्लाई करते हैं, और तो 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक सप्लाई करने के दौरान जितना भी कॉपर का मेटल, जितना भी मेटल इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है, जितना भी मास ऑफ मेटल डिपॉजिट होता है, उसी मास ऑफ मेटल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। भैया Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड कब कहेंगे, जब Q का वैल्यू 1 होगा ना। और Q का वैल्यू 1 कब होगा, जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो कराए इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो करवाए, तो क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू 1 कूलम। 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो करेगा, मतलब कितना चार्ज फ्लो किया, 1 कूलम चार्ज फ्लो किया। तो कहने का मतलब 1 एम्पियर करंट जब 1 सेकंड तक फ्लो करवाएं, फ्लो करवाने से क्या होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है ये टूटता है, और टूट करके जो मेटल है वो इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है, यही ना होता है। तो M क्या है यहाँ पे, मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड।
तो 1 एम्पियर करंट जब 1 सेकंड तक सप्लाई करेंगे और उस 1 सेकंड के दौरान जितना भी मास 2 ग्राम, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम जितना भी मास ऑफ मेटल डिपॉजिट हुआ, उसी मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड को ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। नहीं समझ में आया? बहुत इजी है यार। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लिखेंगे व्हेन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे इसका। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लिखेंगे व्हेन 1 एम्पियर करंट is passing through the electrolytic cell in 1 second, then the mass or amount of metal deposited at cathode is called electrochemical equivalent. Then the mass or amount of metal deposited at cathode is called electrochemical equivalent। और इसको लिख के दिखा देंगे। समझ में आया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन? चलिए, एक तो हो गया ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ, एकदम सिंपल है। जितना करंट सप्लाई करेंगे उतना मेटल डिपॉजिट होगा। करंट कम सप्लाई करेंगे तो मेटल भी कम डिपॉजिट होगा। करंट ज्यादा सप्लाई करेंगे तो मेटल ज्यादा डिपॉजिट होगा। यानी मेटल इस कैथोड के ऊपर कितना डिपॉजिट होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना करंट सप्लाई करते हैं, आप कितना चार्ज सप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया फैराडेज का फर्स्ट लॉ और यहाँ से थ्योरी हो गया। फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हो गया और यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट जो था हमने करा दिया। एक तो फैराडेज फर्स्ट लॉ लिखने के लिए आएगा, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या लिखेंगे? तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसको लिखेंगे द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट और चार्ज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितना आप करंट सप्लाई करते हैं, जितना आप चार्ज सप्लाई करते हैं, उतना ही मेटल आपका इलेक्ट्रोकैथोड पे डिपॉजिट होता है। अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यही है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और ये हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन। यहां से न्यूमेरिकल क्या आएगा और कैसे बनेगा इसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम फैराडेज सेकंड लॉ की ओर मूव करेंगे। ठीक है।